हेलो गाइस, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कंपोजिशंस एवं इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड लाइंस ऑकर फ्रॉम विलियम्स की चर्चा करेंगे। शेक्सपियर्स सोनेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेक्सपियर sonnets are? 154. Shakespeare composed 154 sonnets, and 154 sonnets of Shakespeare are divided into two parts. First to 126 and 127 to 154, यानी कि 126 1 to 126 सोनेट ये किसी एक पर्टिकुलर शख्स को एड्रेस किया गया है और वो शख्स का नाम है WH बोले तो विलियम हर्बर्ट वो थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक रहे। तो शेक्सपियर के 154 सोनेट्स में से 1 to 126 सोनेट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक WH यानी कि विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है, और रिमेनिंग 28 सोनेट्स यानी कि 127 to 154 ये 28 सोनेट इसमें एड्रेस किया गया है एक लेडी को, जिसे डार्क लेडी शेक्सपियर ने दिखाया है, और उस डार्क लेडी को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ मैरी फ्रिटन। ये मैरी फ्रिटन कौन थी? ये क्वीन एलिजाबेथ के मेड्स की हेडमेड थी, वन ऑफ मेड ऑफ ऑनर इन अटेंडेंस ऑफ क्वीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नेमर एंड ओरिजिनेटर ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन? हु इज नेमर एंड ओरिजिनेटर ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन? तो इसका आंसर है जैक्स डेरिडा। नेमर एंड originator of deconstruction is Jacques Derrida। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, which type of composition is solitary reaper? Which type of composition is solitary reaper? Then you should know this one is a lyric। ये एक lyric है composed by William Wordsworth। A lyric is such type of poem that was sung with an instrument called a lyre। लायर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाने वाली पोयम को लिरिक कहते हैं, और ये सॉलिटरी रिपर लिरिक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज्ड है, और इसका कंपोजिंग ईयर है 1807। सॉलिटरी रिपर को 1807 में कंपोज किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और ये एक लिरिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड पोएटिक जस्टिस? हु कॉइन्ड पोएटिक जस्टिस? देन पोएटिक जस्टिस अ टर्म कॉइन्ड बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने पोएटिक जस्टिस ये वर्ड लिटरेचर में ऐड किया, कॉइन किया। गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी को आप जानते हैं, ये एज अ ड्रामाटिस्ट बहुत ही फेमस है, और ये जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामास सोशल ड्रामास हैं, और लेकिन गाल्सवर्दी began his career as novelist। गाल्सवर्दी began his career as novelist। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ नॉवेलिस्ट किया था।
पॉपुलर हुए ये ड्रामाटिस्ट के रूप में, और मोस्टली इनके ड्रामाज सोशल ड्रामाज हैं। एक चीज और आपको जानना चाहिए, क्वेश्चन में आता है हु रोट अंडर pseudonym जॉन सेंट जॉन। वो कौन से पोएट है, कौन से ऑथर है, कौन से कंपोजर हैं जिन्होंने जॉन सेंट जॉन के स्यूडोनिम में अपनी कंपोजिशंस किया करते थे? जी, वो भी है जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ने ही जॉन सेंट जॉन स्यूडोनिम से इन्होंने रचना किया था 1904 के पहले तक। 1904 में इनके फादर की डेथ हुई, और आपको जानना चाहिए इनके फादर का नाम भी गाल्सवर्दी था। इनके फादर को सीनियर गाल्सवर्दी और इन्हें जूनियर गाल्सवर्दी के नाम से जाना जाता था। तो जब तक इनके फादर थे, इन्होंने गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी नाम यूज नहीं किया। लेकिन फादर की डेथ के बाद उन्होंने जॉन सेंट जॉन नाम यूज किया। फादर की डेथ के पहले यानी कि 1904 के पहले इन्होंने अपना स्यूडोनिम बनाया, जॉन सेंट जॉन नाम से ये अपने कंपोजिशंस करते रहे, और 1904 में ही इनकी बहुत ही पॉपुलर कंपोजिशंस आइलैंड फेरिसीज आई। इनका अफेयर अपने नेफ्यू की वाइफ से था, एडा। लेकिन जब तक फादर रहे, ये अपने अफेयर को सीक्रेट रखे। फादर के बाद इन्होंने 1905 में एडा, जो कि इनकी सिस्टर इन लॉ हुई, उनसे मैरिज किया था, और एडा ही है जो इनके अंदर सिम्टम ऑफ एज अ राइटर डेवलप किया है क्वालिटी। उन्हीं के इंस्पिरेशन से ये राइटर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट आफ्टर लूजिंग आई साइट। जॉन मिल्टन की आई साइट लूज होने के बाद इनका असिस्टेंट कौन बना? एज यू नो, जॉन मिल्टन became blind in 1652. He became blind and he composed a particular sonnet on his blindness, and after losing his eyesight he used his assistant मार्वल एंड्रयू को अपने असिस्टेंट के रूप में यूज किया। मार्वल एंड्रयू ये मेटाफिजिकल पोएट्स में एक थे। एंड्रयू मार्वल इनके असिस्टेंट बने जब 1952 में आई साइट इनकी चली गई, तो ये इनके असिस्टेंट बने, इनके सहायक का काम रोल किया। एंड्रयू मार्वल रहे जो मेटाफिजिकल पोएट रहे, और 1652 में ये आई साइट अपनी खो दिया, एज थी इनकी 44। आपको जानना चाहिए कुछ टफ वर्ड्स की मीनिंग भी पूछी जाती है। जैसे कम्स अबाउट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्स अबाउट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्स अबाउट? कम्स अबाउट का मीनिंग क्या होता है? देन इट्स मीन हैपन, घटित होना। कम्स अबाउट मीन्स घटित होना, इट मीन्स हैपन। क्यूसाइन मीन व्हाट इज appropriate meaning of cuisine, and cuisine means होता है फूड या मील, भोजन। and what is meaning of dastard? Dastard means cowards, coward means tired, and the particular word invertebrate have the sense of boneless or weak. Invertebrate का मीनिंग होता है बोनलेस या वीक।
कुछ कंपोजिशंस बड़ा कंफ्यूजिंग कंपोजिशंस होता है, इसमें बहुत ही अवेयरनेस की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर है अ टेल ऑफ टर्ब, ये 1633 में कंपोज किया गया और ये एक ड्रामा है। अ टेल ऑफ टर्ब 1633 में जब कंपोज हुआ, वो बाय नेचर वो एक ड्रामा है, एक प्ले है, और ये कंपोज है बेन जॉनसन के द्वारा। लेकिन नेक्स्ट आप देख रहे हैं अ टेल ऑफ टर्ब, सेम नेम है दोनों का, बड़ा कंफ्यूजिंग है। डेट थोड़ा क्लियर रखिएगा। जो टेल ऑफ टर्ब 1633 में कंपोज है, ड्रामा है, बेन जॉनसन ने कंपोज किया, और जो अ टेल ऑफ टर्ब 1696 में कंपोज है, ये आप देख रहे हैं अ टेल ऑफ टर्ब जिसे 1696 में कंपोज किया गया, ये कॉमिकल रिवेंज है, ये एक सटायर है, एक कटाक्ष है, और इसको कंपोज किया गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। ये दोनों नेम एकदम सेम जैसे लगते हैं, अ टेल ऑफ टर्ब, अ टेल ऑफ टर्ब। अ टेल ऑफ टर्ब 1633 में जो कंपोज हुआ वो प्ले है, बेन जॉनसन ने लिखा। अ टेल ऑफ टर्ब जो 1696 में कंपोज हुआ वो एक सटायर है, वो कॉमिकल रिवेंज है, और उसे कंपोज किया गया जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। और एक नेक्स्ट है टेल इन टर्ब, टर्ब तीनों कंपोजिशंस में आया है। थोड़ा सा सावधानी नहीं बरते, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए टेल और लव इन टर्ब, ये जॉर्ज इथिरेज के द्वारा कंपोज किया गया है। टेल इन टर्ब जॉर्ज 66 जोनाथन स्विफ्ट, और टेल ऑफ टर्ब 1633 ड्रामा है बेन जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, विलियम शेक्सपियर की कंपोजिशन है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये किस प्रकार की कंपोजिशन है, तो आपको जानना चाहिए। ये शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज में आती है। शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज में शुमार है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर एग्जाम में आती है। द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन कहां से लिया गया है? आता है आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये कहां से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है, और जिस इमॉर्टैलिटी ओड को कंपोज किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। तो आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फायरवर्क्स पटाखे वगैरह हैं, पटाखे हैं, बम हैं, कोई भी। तो आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स को क्या कहते हैं? दैट इज नोन बाय पायरोटेक्निक्स। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स is known by pyrotechnics. What will be correct meaning of the word opposite? Opposite, ये वो वर्ड है जिससे अपोजिशन बना है, जिसका मीनिंग साइड बाय साइड होता है, और इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग है सुइटेबल। स्पेलिंग देख रहे हैं, अगर यहां पर एक बदले ओ हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, बट यहां ए है, APPOSIT। अपोजिट इसका मीनिंग सुइटेबल होता है, इसी अपोजिट से अपोजिशन बना है, जिसका यूज सिंथेसिस में किया जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड whom एज लॉस्ट लीडर।
Who called whom lost leader? तो Browning called Wordsworth as a lost leader. किसको लॉस्ट लीडर कहा? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक? हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक? तो पीबी शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक। आपने देखा हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक, किसने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक कहा? तो इसका आंसर होगा पीबी शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ मॉरल यूनिक। Who is known for his epigrammic prose? Who is known for his epigrammic prose style? तो याद है फ्रांसिस बैकन is known for his epigrammic prose style. फ्रांसिस बैकन अपने एपिग्रामिक प्रोज स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन आता है नोबल नंबर विच टाइप ऑफ कंपोजिशन इज दिस? नोबल नंबर ये किस प्रकार का कंपोजिशन है? तो आपको जानना चाहिए ये पोएटिक वॉल्यूम है, यह एक पोएटिक वॉल्यूम है और ये कंपोज्ड है रॉबर्ट हेरिक के द्वारा। रॉबर्ट हेरिक ने नोबल नंबर को कंपोज किया और वो नोबल नंबर जो पोएटिक वॉल्यूम है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम्स में, एन एसी ऑन मैन विच टाइप ऑफ कंपोजिशन इज दिस? वो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ एसे लिखा है तो एसे होगा, तो याद रहे मित्रों एन एसे ऑन मैन ये पोयम है। इस पर कंफ्यूजन की बात नहीं है। एसे देखकर कंपोजिशन का नाम है एन एसे ऑन मैन। ये एसे नहीं है, ये पोयम है और इस पोयम को अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर पोप ने एन एसे ऑन मैन नाम की पोयम लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट का वन वर्ड क्या होगा? एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट बहुत अधिक दुख या शोक की स्थिति के लिए एक शब्द है obnoxious. One word for extremely unpleasant is obnoxious. अत्यधिक शोक की स्थिति को obnoxious कहते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट। इस पृथ्वी के एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर का स्टडी जिस ज्ञान के शाखा द्वारा किया जाता है, जिस साइंस के द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इस पूरे भूमंडल के एटमॉस्फेयर की स्टडी जिस विधा के द्वारा, जिस विज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान की शाखा के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी is the science that study the Earth's atmosphere. Scientific study of the Earth's atmosphere को कहते हैं मेट्रोलॉजी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का स्टडी करने को कहते हैं मेट्रोलॉजी। वो विज्ञान की विधा, वो विज्ञान की शाखा मेट्रोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेस एज अ बुक टू बी रेड देन एज
प्ले टू बी एक्टेड। किसने माना है, किसने कहा है शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट प्लेस को, कहा है यह बुक रीड करने के लिए बेहतर है, अपेक्षाकृत इसे ड्रामाटाइज नहीं किया जा सकता, इस प्ले को का एक्ट नहीं किया जा सकता, इस प्ले को रोल अदा नहीं किया जा सकता, उसके अपेक्षा ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है। ऐसा कहा किसने, वो कहने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब, who regarded Shakespeare's greatest plays as book to be read than as play to be acted। शेक्सपियर के बड़े बड़े प्लेस को पढ़ने की बुक अच्छा माना जा सकता है, अपेक्षाकृत नाटक का को ड्रामाटाइज करने की अपेक्षा, ऐसा कहने वाले चार्ल्स लैम्ब हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड ineffectual angel beating in white in his luminous wings in vain। An ineffectual angel beating in white his luminous wings in vain। इसको पीवी शैली के लिए कहा गया है। An ineffectual angel beating in white his luminous wings in vain। पीवी शैली को एक इनफेक्चुअल एंजल बोला गया जो बेकार में अपने ल्यूमिनस विंग्स को मूव करता है। पीवी शैली के लिए ये स्टेटमेंट कहा गया है। और ये हो जाता है, किसने कहा है पीवी शैली के लिए, तो हो जाता है मैथ्यू अर्नोल्ट। मैथ्यू अर्नोल्ट ने पीवी शैली को कहा है एन इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन वाइट हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ऐसा स्टेटमेंट देने वाले मैथ्यू अर्नोल्ट हैं और ये स्टेटमेंट दिया गया है पीवी शैली के लिए। ये फेमस लाइन कहाँ पाई जाती है, हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फनी। हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फनी, ये फेमस लाइन किस वॉल्यूम में पाई जाती है, किस नाटक के, तो याद रहे वो कमला दास के इंट्रोडक्शन नामक वॉल्यूम में कहा है और कमला दास के द्वारा कहा गया है। कमला दास ने इंट्रोडक्शन ये वॉल्यूम कंपोज किया जिसमें उन्होंने कहा हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन फनी। लाइफ, ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ इज अ फार्स। लाइफ इज अ फार्स, जीवन एक फार्स है, एक प्रहसन है। किस में कहा गया है, नाटक है, जीवन एक नाटक है। किस में कहा गया है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक आर्म्स एंड द मैन में ये लाइन आई है, लाइफ इज अ फार्स, जीवन एक नाटक है। ये कहने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रहे हैं और अपने वॉल्यूम आर्म्स एंड द मैन में कहा है इसी स्टेटमेंट को। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहां पर पाया जाता है, नीदर लिविंग नॉट डेड, ना तो जीवन है ना तो जिंदा है और ना ही मृत है। ये वेस्टलैंड के लिए कहा गया। टी.एस. इलियट ने कहा, टी.एस. इलियट वेस्टलैंड है, उस वेस्टलैंड में ये फेमस लाइन पाई जाती है, नीदर लिविंग नॉर डेड। टी.एस. इलियट के फेमस कंपोजिशन वेस्टलैंड की ये फेमस लाइन है, नीदर लिविंग नॉर डेड। आपको जानना चाहिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक वर्ड है फेलोन, F-E-L-O-N-Y। फेलोन फेलोनी मीन्स क्या होता है, ये सीरियस क्राइम होता है। फेलोनी का मीनिंग है सीरियस क्राइम। सीरियस क्राइम यानी कि मर्डर या फिर आर्सन, आगजनी, कहीं आग लगा देना आर्सन कहलाता है, किसी का मर्डर कर देना, ये सीरियस क्राइम है। और ये फेलोनी का
मीनिंग है। फेलोनी, FELONY आप देख रहे हैं। फेलोनी का मीनिंग है सीरियस क्राइम, मर्डर या आर्सन मीन्स आगजनी, कहीं आग वगैरह लगा देना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अगले दिन मिलेगा। क्वेश्चन है, हु फीड्स द स्टार्विंग मैन विथ द मिल्क ऑफ हर ब्रेस्ट? हु फीड्स द स्टार्विंग मैन विथ द मिल्क ऑफ हर ब्रेस्ट? किसने एक भूखे आदमी को, भूख से तड़पते हुए आदमी को अपने ब्रेस्ट का दूध पिलाया था? और ऐसा करने वाली है रोज ऑफ शैरोन। क्वेश्चन है, हु फीड्स द स्टार्विंग मैन? स्टार्विंग मैन, भूख से पीड़ित आदमी। कौन भूख से पीड़ित आदमी को अपने ब्रेस्ट का, अपने स्तन का दूध पिलाया था? वो है रोज ऑफ शैरोन। आपको इस वीडियो को रोक रोक के आप लोग अपना नोट्स बनाइए, बेहद इंपॉर्टेंट आपको नोट्स अवेलेबल कराई जा रही है। और ये आपको इंपॉर्टेंट लगी, नोट्स अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।